अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। हाय मोहम्मद तैयब एंड हमने जो है ना वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर शुरू किया हुआ था। काफ़ी लेक्चर हमारे डिस्कस कर चुके हैं सीपीसी के। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो टॉपिक है अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थोड़ा सा याद रखिए कि एग्जाम में भी अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, तो ये ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। देखिए, आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है कि अगर कोई पर्सन जो है वो कोर्ट से कोई जजमेंट पास करवा देता है ऑन द बेस ऑफ फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड मीन्स कि कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो फोर्ज डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है, जिससे जो है ना वो कोर्ट उसके हक में फैसला कर देती है। ठीक है, या मिस रिप्रेजेंटेशन करता है या इंटेंशनली कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करता है। ठीक है, या किसी को पैसे वगैरह दे के, ठीक है, तो कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए या अपने हक में जजमेंट इन सिंपल वे के कोई इलीगल वे अडॉप्ट करके ना अपने हक में उसने जो है ना वो जजमेंट डिक्री पास करवा ली। ठीक है, जजमेंट के बाद डिक्री होती है, आपको पता ही है, तो उसने अपने हक में डिक्री पास करवा ली। ठीक है, इन फ्यूचर कल को जो दूसरी पार्टी है जिसके अगेंस्ट डिसीजन है उनको पता चलता है कि भाई जी इसने तो फ्रॉड किया है या मिस रिप्रेजेंटेशन की है। ठीक है, तो उनके पास क्या रेमेडी है? तो इससे बेसिकली जो है ना वो सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 डील करता है। ठीक है, सेक्शन 12 की अगर हम बेयर एक्ट पढ़ें तो उसमें 2 सब सेक्शन है। ठीक है, मैं अगर उसकी बेयर एक्ट खोल लूँ फिर इसको हम डिस्कस करते हैं। बेसिक हमारा पर्पस जो है ना वो चीज़ें अंडरस्टैंड करना है। अगर मैं सेक्शन 12 खोल, सेक्शन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का है 1908 का, अगर हम इसको पढ़ें तो इसमें 2 सब सेक्शन है। ठीक है, एक ये वाला ये और एक जो है वो ये बेसिकली जो है ना वो बेसिकली उस चीज़ से डील करता है जो मैंने अभी बताया कि अगर कोई पर्सन जो है ना मिस रिप्रेजेंटेशन से कोई डिग्री अपने फेवर में करवा लेता है। अगर हम सब सेक्शन 1 को पढ़ें तो ये कहता है कि वेर अ प्लेंटिफ, यहाँ पे सिर्फ प्लेंटिफ की बात हो रही है। ठीक है, नॉट अ डिफेंडेंट, कि वेर अ प्लेंटिफ इज प्रिक्लूडेड बाय रूल्स फॉर इंस्टीट्यूटिंग अ फर्दर सूट। ठीक है, कि अगर किसी प्लेंटिफ को प्रिक्लूड बाय रूल्स के हैं जो कि ऑर्डर दिए गए हैं इसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के एंड पे जो है ना वो 50 to 51 ऑर्डर्स हैं। ठीक है, उनको वो ऑर्डर जो है ना वो बेसिकली रूल्स आते हैं। वो जब आप इसको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को पढ़ेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि जो है ना वो हाई कोर्ट के पास पावर होती है कि वो जो है ना वो ऑर्डर्स को अमेंड कर सके, उनमें जो है ना चेंजिंग कर सके, ऑर्डर्स में कुछ चीज़ें ऐड कर सके। तो वो उनको वो ये जो रूल्स का वर्ड यूज़ किया गया ना उसका मतलब है ऑर्डर्स। कि अगर किसी प्लेंटिफ को, ठीक है, किसी ऑर्डर में, सिंपल अगर अल्फाज में बताऊँ कि सब सेक्शन 1 क्या कहते हैं, कि अगर किसी प्लेंटिफ को ऑर्डर्स में ये कहा गया है कि जी आपने सेम कॉज ऑफ एक्शन पे पहले अपने सूट फाइल किया, ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई ऐसा रिलीफ जो कि उसमें क्लेम करना था आपने नहीं किया, अब फर्दर उस पर ही शैल नॉट बी इंटाइटल टू इंस्टीट्यूट इन अ रिस्पेक्ट ऑफ सच कॉज ऑफ एक्शन इन एनी कोड टू विच द कोड अप्लाइज। ठीक है, तो आप जो है नॉट इंटाइटल, यानी कि आप इंटाइटल नहीं है कि आप उसी पे जो है ना वो एक नया सूट फाइल कर सकें। जैसे कि अगर मैं इसकी शॉर्टकट एग्जांपल दूं तो ऑर्डर 2 का जो रूल 2 है वो बेसिकली जो है ना वो इससे डील करता है, ये जो सब सेक्शन 1 है ना इससे। ठीक है, अगर मैं सानल अल्फाजों में बताऊं कि अगर कोई पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं कि मैंने जो है ना वो बी के अगेंस्ट जो है ना वो क्लेम करना है कि उसने मेरी प्रॉपर्टी पे इलीगली जो है ना वो कब्जा किया हुआ है। ठीक है, मुझे उसकी पोजेसन चाहिए, डिक्लेरेशन चाहिए और उसके बाद इंजंक्शन चाहिए। इंजंक्शन हम कहते हैं कि किसी को ऑर्डर पास करती है कोर्ट कि भाई आपने दोबारा ये काम नहीं करना। ठीक है, अब ये 3 चीज़ें जो है ना मैं कोर्ट से रिलीफ क्लेम करता हूँ। ठीक है, अब मुझे जो है ना ये भी पता है कि मेरी प्रॉपर्टी पे जो है ना उसने बी ने रेंट आउट किया हुआ है और उससे प्रॉफिट भी कमा रहा है। अब मेरे पास जो इस टाइम रेमेडी अवेलेबल है वो ये है कि मैं उससे पोजेसन रिकवर कराऊँ, कोर्ट से अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कराऊँ और मैंडेटरी और परमानेंट इंजंक्शन ग्रांट करूँ, मतलब वो उसका रिलीफ क्लेम करूँ और मींस प्रॉफिट भी क्लेम करूँ। ठीक है, ये टोटल 5 रेमेडीज इस टाइम मेरे पास अवेलेबल है। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि मैं कोर्ट में सिर्फ जो है ना वो पोजेसन, डिक्लेरेशन और इंजंक्शन का सूट फाइल कर देता हूँ। ठीक है, मींस प्रॉफिट का सूट फाइल नहीं करता। तो ये सेक्शन बेसिकली हमें बार करता है कि जब एक चीज़ आपके पास एट द टाइम अवेलेबल थी, अब देखिए इस टाइम मेरे पास 5 रिलीफ अवेलेबल थे, लेकिन मैं 5 में से 4 जो है ना वो क्लेम कर रहा हूँ, एक नहीं क्लेम कर रहा, तो ये सेक्शन कहता है कि आप उस एक क्लेम के ऊपर दोबारा से नया फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ, मतलब ये सेक्शन बार कार्ड है कि अगर आपके पास चीज़ अवेलेबल थी, आप उसको अवेल नहीं किया तो आप उसके ऊपर फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, उसकी रीज़न बेसिकली ये है, अगर हम लेजिस्लेटर इंटेंट्स देखें तो उसके पीछे रीज़न ये है कि मल्टीपल सूट्स को बार किया गया है, कि ये नहीं है कि एक चीज़ मेरे पास अवेलेबल थी, ठीक है, मैंने उसको क्लेम नहीं किया, कल को मैं फिर जो है ना उसको क्लेम करूँ, यानी कि ये नहीं है कि अब मेरे पास 5 रिलीफ है।
ठीक है, और मैंने एक सूट में एक रिलीफ फाइल कर दिया, दूसरे सूट में दूसरा रिलीफ फाइल कर दिया, तीसरे सूट में तीसरा रिलीफ फाइल, तो इस चीज़ से बाहर किया गया है। ठीक है, कि आपने अगर क्लेम करना है, जब आप ऑर्डर्स पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि आपने अगर कोई चीज़ आपके पास कोई रिलीफ आपको चाहिए, ठीक है, तो आप वो सारा रिलीफ क्लेम करेंगे कोर्ट से। कोई पार्ट, अब देखिए ना, मेरे पास सिविल जो है ना वो रिलीफ मैं क्लेम कर सकता हूँ। सिविल्स मीन कि एट द स्पॉट मैं 5 रिलीफ क्लेम कर सकता था, लेकिन मैंने एक छोड़ दिया, तो कोर्ट यही समझेगी कि इसने जो है ना वो राइट अपना छोड़ दिया है। ठीक है, वेव ऑफ कर दिया, रिलिंकिश कहते हैं छोड़ना। अगर आप ऑर्डर 2 रूल 2 को पढ़ें तो उसमें ये कर चीज़। अब सेक्शन जो 2 सब सेक्शन 2 है जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, ठीक है, वो बेसिकली क्या कहता है, अगर उसको हम पढ़ें कि वेयर अ पर्सन चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर। यहाँ पे 3 चीज़ों की बात हुई है। ठीक है, चाहे वो जजमेंट है, ठीक है, चाहे वो कोई डिक्री है, या चाहे कोई ऑर्डर है, ठीक है, उसको अगर हम चैलेंज करना चाह रहे हैं ऑन द प्ली ऑफ फ्रॉड, कि यार हमारे साथ जो है ना वो फ्रॉड हो गया, ठीक है, मतलब दूसरी पार्टी ने जो है ना कोई डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो फ्रॉडलेंटली कोई डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो कोर्ट में एंटर करवाए हैं, या मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है, या मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया, और द वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन। ठीक है, यहाँ पे जो मेनली ग्राउंड्स बताई गई हैं इसको चैलेंज करने के लिए, ठीक है, सब सेक्शन 2 में, सेक्शन 12 का सब सेक्शन 2 में जो है ना वो 3 ग्राउंड्स बताई गई हैं। एक फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन। ही शेल, अब यहाँ पे लिखा है ही शेल इज़ अ मैंडेटरी टर्म, ये आपको पता ही है, जब आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही है कि शेल की क्या वैल्यू है किसी भी स्टैट्यूट में। सीक हिज रेमेडी बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन देगा, ठीक है, सीक्स यहाँ पे लिखा है कि वो एप्लीकेशन देगा टू द कोर्ट विच पास द फाइनल जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर मे नॉट अ सेपरेट सूट, कि उसी कोर्ट में वो एप्लीकेशन देगा जिसने कोई फाइनल डिक्री जजमेंट पास की है, या डिक्री पास की है, या ऑर्डर पास किया है। ठीक है, उसको सेपरेट सूट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ इन सिंपली मीन के सेपरेट सूट को बार किया गया है। ठीक है, कि उसको सेपरेट सूट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। जिस कोर्ट ने फॉर एग्जांपल जो है ना वो सिविल जज ग्रेड 1 ने एक जो है ना जजमेंट पास की, ठीक है, उसके बेस पे डिग्री पास कर दी, जो कि बेस करी थी फ्रॉडलेंटली फ्रॉड पे। ठीक है, तो मैं उसी कोर्ट में एप्लीकेशन दूंगा कि जी ये जो डिग्री पास हुई है ये फ्रॉडलेंटली पास हुई है। जिधर से आपको जजमेंट और डिक्री और ऑर्डर जो है वो फ्रॉडलेंटली मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ वाट ऑफ जुरिस्डिक्शन से जो पास हुआ है, तो उधर ही आप जो है ना एक एप्लीकेशन देंगे, ठीक है, कि ये जो है ना वो फ्रॉड के बेस पे जजमेंट डिक्री ऑर्डर ली गई है। ठीक है, उसके ऊपर कोई सेपरेट सूट फाइल नहीं करेंगे आप। ठीक है, समटाइम ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने डिक्री हुई 2024 में, ठीक है, और मुझे पता चला कि यार ये जो डिक्री हुई है वो फ्रॉड की बेस पे हुई है 2026 के जनवरी में। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, क्या मैं उसके ऊपर सेपरेट सूट फाइल करूँगा कि यार ये तो फ्रॉड से डिक्री ली गई है, ठीक है, मेरा तो राइट्स जो है ना वो इन्फ्रिंज हुए हैं, मैं तो अग्रीव पर्सन हूँ, तो मैं उसके ऊपर सेपरेट सूट फाइल नहीं कर सकता। मैं उसी कोर्ट में जाके एप्लीकेशन दूंगा जिस कोर्ट ने उसके ऊपर डिक्री, मतलब 2026 में, मतलब 1.5 साल के बाद, फॉर एग्जाम्पल हम कंसीडर कर लेते हैं कि 1.5 साल हो गया है डिग्री को, 1.5 साल के बाद मैं उसी कोर्ट में जाके एप्लीकेशन दूंगा जिस कोर्ट में वो डिग्री पास हुई थी। मैं इसके ऊपर सेपरेट सूट फाइल नहीं करूँगा। अब अगर हम इसको एज अ टॉपिक वाइज पढ़े, देखिए यही इस टॉपिक है, ठीक है, इसमें कुछ जजमेंट्स हम ऐड कर लेते हैं। यही अगर आप इसको इंट्रोडक्शन में पढ़ें तो यही है कि अगर आपने कोई फ्रॉडलेंटली या मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू कोई जजमेंट या डिग्री पास करवाई है या ऑर्डर पास करवाया है, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको कोई सेपरेट सूट फाइल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप जो है ना वो एप्लीकेशन देंगे सेम कोर्ट में कि इसको जो है ना वो जजमेंट डिग्री को सेटिसाइड किया जाए, ठीक है, और जो है ना वो मतलब जो भी प्रोसीडिंग है उसको शुरू किया जाए। ये थोड़ा सा हम समझते हैं कि जब आप एक एप्लीकेशन देते हैं तो फिर कोर्ट क्या करती है। सबसे पहले तो चीज़ ये है कि इसमें आप केस से एंटर करेंगे कि नॉन सर्विसेज ऑफ समन टू अ डिफेंडेंट, के समन सर्व नहीं हुए डिफेंडेंट को, ठीक है, और दूसरी पार्टी ने यानी कि प्लेंटिफ ने जो है ना वो मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो है ना वो एक डिग्री अपनी फेवर में करवा ली थी। ठीक है, तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जब मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो है ना वो आपको डिग्री जो है ना वो अपनी फेवर में करवाते हैं तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 जो है ना वो अप्लाई हो जाता है। ठीक है, देखिए एक बेसिक प्रिंसिपल है ऑडियो ऑल्टम पार्टम, नो वन शुड बी कंडेम्ड एंड हेड, कि किसी को भी सुने बगैर आप जो है ना वो डिसीजन नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को समन सर्व किए ही नहीं थे। ठीक है, देखिए जब भी आप प्लेंट फाइल करते हैं तो दूसरी पार्टी को बुलाने के लिए समन जाते हैं कि दूसरी पार्टी को आपके अपना जवाब जमा कराए कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो दूसरी पार्टी को समन गई ही नहीं, और पहली पार्टी जो है ना वो कोर्ट में ये प्रूव करती रही कि हमने जो है ना वो समन सर्व किए हैं, पार्टी दूसरी इंटेंशनली नहीं आ रही कोर्ट में। ठीक है, तो जब दूसरी पार्टी नहीं ना आती तो फिर कोर्ट एक्स पार्टी कर देती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि ऑडियो ऑल्टम पार्टम का प्रिंसिपल यहाँ पे हेल्ड होता है। ठीक है, किसी को भी सुने बगैर जो ना आप डिसीजन नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे पार्टीज को समन सर्व नहीं हुए थे। ठीक है,
तो पार्टी जो है ना वो उसी कोर्ट में एप्लीकेशन दे कि मुझे समन सर्व नहीं हुए, ये डिक्री जो है ना मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो है ना वो ली गई है, ठीक है, और कोर्ट जो है ना उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर करेगी और प्रॉपर हियरिंग जो है ना वो शुरू कर देगी। ये इस केस को अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, 2025 की लेटेस्ट जजमेंट है, ये आप जो है ना वो लिख सकते हैं। रेलिवेंट प्रोविजन इसकी सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 है, ठीक है, ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का। क्रॉस रेफरेंस में सेक्शन 17 और 18 आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ठीक है, होप्स हो कि आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा, और सेक्शन 11151 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर आता है। फ्रॉड को अगर हम एक्सप्लेन करें तो फ्रॉड कहते हैं विलफुल कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। विलफुल कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट का मतलब ये होता है कि आप इंटेंशनली किसी चीज़ को छुपा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे से बी गाड़ी खरीदने आया और मुझे पता है कि जो है ना वो गाड़ी में क्या क्या फॉल्ट्स हैं, लेकिन मैं उसको इंटेंशनली छुपा रहा हूँ, मैं नहीं बताता उसको ताकि वो मुझे ज़्यादा पैसे दे, तो इसको हम कहते हैं फ्रॉड, ठीक है। मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में ये फ़र्क होता है कि मिसरिप्रेजेंटेशन में आपको खबर नहीं होती, यानी कि आपकी इंटेंशन नहीं होती है। मिसरिप्रेजेंटेशन ये है कि फॉर एग्जांपल सेम सिनेरियो ना, कि मेरे पास बी गाड़ी लेने आया और मुझे पता नहीं है कि मेरी गाड़ी में जो है ना वो फॉल्ट भी है, ठीक है, मुझे नहीं पता उस फॉल्ट का, ठीक है, मैं उसको बता देता हूँ कि यार इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, सही है। मेरे फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल लीकेज है, लेकिन मुझे नहीं पता, मैं उसको कह देता हूँ कि यार कोई फॉल्ट नहीं है, और वो मेरे से मतलब ज़्यादा पैसों में मुझे दे के तो गाड़ी लेके चला जाता है, ठीक है। बाद में उसको पता चलता है कि यार ये तो इसमें फॉल्ट है, आपने मेरे साथ जो है ना फ्रॉड किया, तो मैं उसको कहूँगा यार मुझे नहीं था पता, बाकी जो आपके बनते हैं वो आप वापस ले लें मुझसे, वैसे जो है ना एक्स्ट्रा जो आपने दिए, ठीक है। तो ये होती है मिसरिप्रेजेंटेशन, यानी कि आपकी इंटेंशन ना हो। फ्रॉड ये होता है कि जब आपको पता हो कि यार अगला आप जो है ना वो कुछ चीज़ छुपा रहे हैं, ठीक है, इंटेंशनली कुछ चीज़ छुपा रहे हैं और अगले बंदे को उससे नुकसान होगा, डेट इज अ फ्रॉड, ठीक है। तो डिक्री ऑब्टेन बाय फ्रॉडुलेंटली वो ये है कि आपने कोई ऐसी डिक्री जो है ना वो रॉन्गफुल जो है ना वो एक्ट से जो है ना, या कंसीलमेंट ऑफ एक्ट से, विलफुल कंसीलमेंट ऑफ एक्ट, ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा हुआ है विलफुल कंसीलमेंट ऑफ एक्ट, और गिविंग फॉल्स और मिसलीडिंग अकाउंट ऑफ द नेचर ऑफ द समथिंग, ठीक है। अगर हम जजमेंट की बात करें तो जजमेंट डेप्टर मीन अ पर्सन अगेंस्ट हूँ, देखिए एक होता है डिक्री होल्डर, डिक्री होल्डर बेसिकली उस पर्सन को कहते हैं जिसकी फेवर में डिक्री पास की जाती है। एक होता है जजमेंट डेप्टर, जजमेंट डेप्टर बेसिकली वो पर्सन होता है जिसके अगेंस्ट डिक्री पास की जाती है। अब ग्राउंड कौन कौन से हैं, ये ग्राउंड्स हैं जिसके बेस पे हम एप्लीकेशन दे सकते हैं कोर्ट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो है, जैसे कि मैं पहले कह रहा था कि अगर किसी ने फ्रॉड किया है, ठीक है, तो आप सेम कोर्ट में एप्लीकेशन देंगे। मिसरिप्रेजेंटेशन की है, सेम कोर्ट में एप्लीकेशन देंगे। वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन, यानी कि जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती। देखिए उसमें हमने 3 ही ग्राउंड्स पढ़े थे ना, ये मैंने इसको हाईलाइट भी किया, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन, ठीक है। समटाइम ये होता है कि क्लोयन यानी कि कोर्ट की मिली भगत से जज को पैसे दे दिए भाई और अपने फेवर में डिग्री करवा ली, ठीक है, तो फिर आप क्या करते हैं कि अपील में चले जाते हैं, यानी कि जो है ना एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील होती है, सारी बात है, ठीक है। तो फिर उसको जो है ना वो आप बताते हैं कि जो है ना वो मिली भगत से जो है ना ये हुआ है, और फिर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी शुरू हो जाती है जज के अगेंस्ट। तो ये थोड़ा सा जो है ना वो बेसिकली ये ग्राउंड्स हैं जिनकी बेस पे आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर इसमें केस लॉस को डिस्कस करें हम, 2025 MLD ये भी लेटेस्ट जजमेंट है पेशावर हाई कोर्ट की हयात खान केस में, ठीक है। इसमें बेसिकली जो रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 की, वो ये हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, अगर आपने कोई डिग्री ली है कोर्ट से, ठीक है, तो सिर्फ मतलब आपने एप्लीकेशन में ये लिख देना ज़रूरी नहीं है कि ये फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन से डिग्री लिखी, आपने उसका प्रूफ भी लगाना है साथ, ठीक है। आपके पास जो भी प्रूफ है, फॉर एग्जांपल आपने देखा है कि यार डॉक्यूमेंट्स इन्होंने फोर्ज बनाए हैं, तो आपने वो प्रूफ लगाना है साथ एप्लीकेशन के साथ। आपने ईच एंड एवरीथिंग अटैच करना है कि ये प्रूफ्स हैं जिनकी बेस पे मैं कोर्ट से डिमांड कर रहा हूँ कि ये डिग्री जो है ना वो जल्दी ली गई है, ठीक है। तो आपने उनके ऊपर स्पेशली डिस्क्राइब अलॉन्ग विद द नेसेसरी डिटेल, ठीक है, आपने नेसेसरी डिटेल्स भी बतानी है कि भाई ये डिटेल्स हैं जिनकी बेस पे मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि ये डिग्री जो है ना वो, या जजमेंट या ऑर्डर जो है ना वो फ्रॉड पे बेस पे लिया गया है, ठीक है। तब भी जो है ना वो कोर्ट क्रूशियल फैक्ट्स would not be of any legal avail as a mere bold assertion of fraud and concealment would not be legally suffice, कि इस बेस पे सिर्फ आपको जो है ना वो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं कर दी जाएगी कि ये जो है ना वो फ्रॉड और आप आके एप्लीकेशन में सिर्फ इतना लिख देंगे कि फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन से ली गई और कोर्ट कहेगी हाँ जी मैं एप्लीकेशन अप्रूव करती हूँ और दोबारा से री हियरिंग। उसमें भी ये होता है कि री हियरिंग होती है,
ठीक है, दोबारा से हियरिंग होती है, दोबारा से एविडेंस, एडिशनल एविडेंस आते हैं, एडिशनल डॉक्यूमेंट जमा करवाए जाते हैं, फिर कोर्ट जो है ना वो फाइनली कंक्लूड करती है। तो सिर्फ आपके एप्लीकेशन पे कोर्ट बेस नहीं करेगी, आप उसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, यानी कि बताएंगे कि ये फ्रॉड हुआ है, सारी डिटेल बताएंगे। उसके बाद अनदर केस लाइज लाहौर हाई कोर्ट, लेटेस्ट जजमेंट है ये भी। इसमें क्या है कि एलिगेशन ऑफ फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑन वार्ट ऑफ जुरिडिक्शन, ठीक है, जो कि सेक्शन 12 और सब सेक्शन 2 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में बताई गई है, ठीक है, वो आपने प्रूव करनी है, ठीक है, ओब्लीज टू बी प्रूव। आप प्रूव करेंगे जो कोर्ट में एप्लीकेशन दे रहा है कि जी ये डिक्री है, जजमेंट ये फ्रॉड पे ली गई है, तो आप उसको प्रूव करेंगे, ठीक है। मिसरिप्रेजेंटेशन इज कमिटिंग एडवर्सरी इज कनेक्शन विद द प्रोसीडिंग ऑफ कोर्ट हैज टू बी प्रूव द फॉलोइंग एस्पेक्ट, तो आप ही प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए आप उसके ऊपर एविडेंस लेके आएँ या गवाह बुलाएं या जो भी करें, डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं, वो आप ही प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली एप्लीकेशन देनी पड़ती है जब कोई भी डिक्री या जजमेंट या ऑर्डर इन ग्राउंड्स पे ली गई है। उसके बाद रेमेडीज़ क्या क्या अवेलेबल होती हैं। देखिए, जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो फिर क्या होता है, या आप क्या करते हैं, मतलब क्या जो है ना होगा, एक तो ये कि आप एप्लीकेशन देते हैं, ठीक है, या आप सबमिशन ऑफ रिव्यू या रिव्यू फाइल कर देते हैं, ठीक है, या आप जो है ना वो अपील में चले जाते हैं, ठीक है, यहाँ एनलमेंट ऑफ डिग्री, ठीक है, डिग्री को अनल करवाते हैं, या एप्लीकेशन फॉर रीहेयरिंग की एप्लीकेशन देते हैं, ठीक है, या एक्सक्लूजन ऑफ सेपरेट सूट, यहाँ पे एप्लीकेशन देते हैं कि जी पूरा ट्रायल ही नया चलाया जाए, सेपरेट सूट, इसको जो है ना वो कंप्लीट सूट जो है ना इसका ट्रायल चलाया जाए, ताकि दोबारा से जो है ना वो फैक्ट सामने आए और दोबारा से जो है ना वो एक कंक्लूसिव डिटरमाइन करे पार्टीज के राय जो है ना वो कोर्ट, ठीक है। तो ये है बेसिकली। और फिर इसका थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल प्रोसीजर बता दूंगी। जब आप एप्लीकेशन देते हैं फिर उसके ऊपर कोर्ट जो है ना वो दोबारा से जो है ना वो एविडेंस लेती है, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह आते हैं। मतलब देखिए, बेसिक पर्पस तो कोर्ट का यही है ना कि जो है ना वो आपको रेमेडी देना, ठीक है, रिलीफ प्रोवाइड करना। तो ये सारी चीज़ें दोबारा से होती हैं और फिर कोर्ट जो है ना वो आपको एक रिलीफ देती है। इसमें लिमिटेशन पीरियड्स भी है। देखें, जैसे ही अब मैंने क्या अपनी सिनेरियो में बताया था कि 2024 में मेरे अगेंस्ट एक डिक्री आ गई, 2026 की जनवरी में मुझे पता चला कि यार इन्होंने तो फ्रॉड से ली है। अब 2026 की जनवरी में मुझे ये बात पता चल रही है, ठीक है। तो 2026 से लेकर 2029 तक, यानी कि 3 साल का मेरे पास टाइम पीरियड है कि मैं उसी कोर्ट में एक एप्लीकेशन दूंगा, इन्होंने फ्रॉड से लिया है, ठीक है। 3 साल की लिमिटेशन के बाद, यानी कि ये नहीं है कि 2026 में मुझे पता चला और 2035 में जाकर मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ सर ये तो मेरे से फ्रॉड से ली गई है, ठीक है। तो जब भी आपके नॉलेज में आ जाएगा, यहाँ पे यही है 3 ईयर का आपके पास जो है ना वो टाइम पीरियड होता है जब आपके नॉलेज में आए, ठीक है। ये इसकी लिमिटेशन पीरियड है। ये बेसिकली जो है एट द एंड कंक्लूजन है कि इट्स नॉट अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ये बेसिकली बेसिक पर्पस जो होता है इसका वो यही होता है कि फ्रॉडुलेंटली इन चीज़ों को कंसीलमेंट से छुपाना, ठीक है। ये बेसिकली नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको जो है ना वो पासवर्ड लगाना पड़ेगा। इसका सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 आप बस लिखेंगे, ये सेम एज इट इज़ जो है ना वो लगाना पड़ेगा, ठीक है। सारी चीज़ें स्मॉल है, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ब्रैकेट लगी है और ये डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएंगे, फिर आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दो में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।